आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं 70th बीपीएससी फाउंडेशन बैच, जिसको हम लोगों ने नाम दिया सफल बैच पीटी और मेंस के लिए। इसकी शुरुआत हो गई है और ये बैच बीपीएससी में जो नया बदलाव हुआ है उन जरूरतों को ध्यान में रख करके इस बैच को हम लोगों ने शुरू किया है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा 69th बीपीएससी प्रीलिम्स से प्रीलिम्स का लेवल अब यूपीएससी जैसा हो गया है। बीपीएससी ने अपना गेयर यूपीएससी की दिशा में सेट कर दिया है। 60वीं से 62वीं बीपीएससी मेंस से बीपीएससी के मेंस का लेवल ऑलरेडी यूपीएससी की दिशा में टच कर रहा था। इसका मतलब ओवरऑल बीपीएससी ने अपने पूरे परीक्षा के पैटर्न को बदल दिया है और ऐसे सुधारों को आगे बढ़ा रहा है जिससे आने वाले समय में बीपीएससी में वही विद्यार्थी सफल होंगे जो यूपीएससी के लेवल पर तैयारी कर रहे होंगे और यूपीएससी के लेवल पर समझ विकसित कर चुके होंगे। इसी बदलाव को ध्यान में रखते हुए स्पेस आईएएस एकेडमी के नेतृत्व में एक सफल बैच शुरू किया गया है। और देखिए इसका स्लोगन भी है, बीपीएससी का लेवल यूपीएससी जैसा तो तैयारी भी यूपीएससी जैसा होना चाहिए। निश्चित रूप से ये अब मास्टर स्लोगन बीपीएससी का होना चाहिए और हम लोगों ने इस स्लोगन को पहले ही अपना लिया है और इस सफल बैच की शुरुआत हो चुकी है। बहुत अधिक संख्या में विद्यार्थी इस बैच से जुड़ चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी भी जुड़ रहे हैं। जो विद्यार्थी इस बैच से नहीं जुड़े हैं उनसे मेरा आह्वान है कि वो भी जुड़े और आने वाले समय में जो बीपीएससी में बदलाव हो रहा है और जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके अनुसार अपनी तैयारी को सही स्वरूप दे पाएं। क्योंकि जानते हैं अगर आप बदलाव के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाएंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। अभी आपने कुछ दिनों पहले नोकिया कंपनी के सीईओ का बयान सुना होगा। नोकिया कंपनी आप जानते हैं मोबाइल बनाने की बड़ी कंपनी रही है और उस कंपनी का जो सीईओ है वो कहता है कि मैंने कोई गलती नहीं किया, खूब मेहनत किया हमारे एम्प्लॉय ने, हम सभी लोगों ने, लेकिन हम लोग बाहर हो गए मार्केट से और आज मुझे बिकना पड़ रहा है। हमने सिर्फ एक गलती किया कि हम समय के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाए और स्मार्टफोन और उसकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाए और अंततः हमें बिकना पड़ रहा है। हम सभी विद्यार्थियों को भी इसे ध्यान रखना होगा। कई बार आप पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे होंगे, मेहनत खूब कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपने अपने पढ़ाई के लेवल को और पढ़ाई के ओरिएंटेशन को नहीं बदला तो निश्चित रूप से आपकी मेहनत रंग नहीं ला पाएगी। कहा जाता है कि अगर हमें ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है तो हमें ओलंपिक के तरीके से खेलना होगा, ओलंपिक के मानक के अनुसार अपने आप को विकसित करना होगा। अब वो समय आन पड़ा है बिहार के विद्यार्थियों, बीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, कि आपको भी अपना गेयर यूपीएससी की दिशा में सेट करना होगा और यूपीएससी के लाइनों लेंथ के अनुसार अपने आप को ढालना होगा ताकि आपके सोचने और समझने का जो लेवल हो, जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं उसके दिशा में हो और बहुत कम मेहनत में आपको सफलता मिल सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन बैच, एक मॉडल बैच 70th बीपीएससी फाउंडेशन के माध्यम से शुरू किया है। इसमें पीटी मेंस की सारी जरूरतें पूरी होंगी। इस बैच के अंतर्गत मैं सबसे पहले अलग अलग विषयों से आपको परिचित करवाना चाहता हूं कि इसके अंतर्गत हम लोग अलग अलग विषय को कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे और कैसे आपकी तैयारी ऐसी होगी ताकि वो धारदार हो सके। मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि आप भी जानते हैं इस बैच के माध्यम से जुड़िए और इस तरीके की तैयारी करके आगे बढ़िए। वक्त का तकाजा है, तूफान से जूझो, आखिर कब तक चलोगे किनारे किनारे। अब अलग रह करके, किनारे रह करके जानते सफल होना संभव नहीं है। तो आज का हम लोगों का देखिए ये क्लास है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे तैयार करें जो अब की जरूरत है। सोचिए, कहा जाता था कि पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीपीएससी के मेंस में है, लेकिन इस बार आपने देखा 69th बीपीएससी में प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया
उसमें 30 क्वेश्चन जो पहले जनरल साइंस का आता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, उसमें 12 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थे। 68 बीपीएससी प्रीलिम्स में भी 7 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थे। मतलब अब कोई नहीं कह सकता कि पीटी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल नहीं है। यूपीएससी में भी 14-15 क्वेश्चन आते हैं और बीपीएससी में 12 आने लगे। इसका मतलब पीटी में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका हो गई है। अच्छा, मेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पहले से भूमिका थी, क्योंकि बीपीएससी जीएस मेंस के सेकंड पेपर में जो तीसरी यूनिट है उसमें 2 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करने होते हैं। 36 मार्क्स के 36 अंक के 2 क्वेश्चन करने होते हैं। और जीएस 1 पेपर में जो दूसरी यूनिट है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर, उसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हर वर्ष एक क्वेश्चन आता है, करंट के नाम पर आता है, वो 38 नंबर का आता है। और ये 38 और 36 गुणे 2 72, और 72 में अगर आप 38 जोड़ देंगे तो आप समझ लीजिए कितना हो गया, 110 नंबर का क्वेश्चन जीएस पेपर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछा जाता है। मतलब अगर आप ऐसे देखें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पहले मैं ये थोड़ा सा इस पे चर्चा कर देता हूं। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पीटी में, मतलब बीपीएससी पीटी में 12 क्वेश्चन रहा, 69th बीपीएससी, जो ये 30 सितंबर को एग्जाम हुआ। इसका मतलब इतना है। और ऑलरेडी आप देखिए बीपीएससी मेंस में अगर आप देखें तो जीएस पेपर 1 में जो सेकंड यूनिट है उसमें एक क्वेश्चन आता है 38 मार्क्स का, तो एक तो ये, और जीएस पेपर 2 में खैर साइंस एंड टेक्नोलॉजी घोषित तरीके से है, 2 क्वेश्चन आता है 72 नंबर का आता है। अगर ये दोनों जोड़ेंगे तो 110 नंबर का साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस में, जीएस में। इसके अलावा आप एसए में अगर आप एसए में देखें तो 3 एसए आता है। एसए का एक एसए, दूसरा एसए और तीसरा बिहार से जुड़े हुए। तो जो ये 2 एसए आता है, इसमें से एक एसए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस साल भी था। मतलब एक एसए भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आता है, यूपीएससी में भी आता है। और अभी यूपी पीसीएस मेंस का एग्जाम हुआ, देखा आपने, उसमें भी सीधे टेक्नोलॉजी से एसए पूछा गया, और ये एसए 100 नंबर का है। इसका मतलब मेंस में 100 और 110, मतलब 210 नंबर का मेंस में सीधे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल है। 210 नंबर सीधे मेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछा जाता है। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की समझ हो गई तो जीएस पेपर 2 बेहतर होगा। जीएस पेपर 1 का जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर का पार्ट है, जिसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, उनमें एक क्वेश्चन आपका बेहतर होगा। और एसए जो 300 नंबर का है, उसमें से कम एक एसए आप बहुत बेहतरीन लिखेंगे। ऐसा लिखेंगे 70-80 नंबर बहुत इजीली मिल जाएगा उसमें। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नंबर के हिसाब से आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा रोल है इसका। अच्छा, वैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको और आपके नजरिए को, आपके सोच और समझ को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करता है। ये सोच और समझ को कैसा बनाता है? ये साइंटिफिक टेम्पर लाता है, ये साइंटिफिक टेम्पर की तरफ ले जाता है, ये वैज्ञानिक मानसिकता विकसित करता है। और वैज्ञानिक मानसिकता को वैसे ही महत्व दिया जाता है। मेंस में जिसकी राइटिंग में साइंटिफिक टेम्पर दिखता है, उसको हर क्वेश्चन में बढ़त मिल जाती है, क्योंकि जिसके अंदर वैज्ञानिक मानसिकता है उसको आधुनिक व्यक्ति माना जाता है, सुलझा हुआ व्यक्ति माना जाता है, और एक ऐसा व्यक्ति माना जाता है जो प्रगतिवादी सोच का है। और इसीलिए आप जानते, भारत के संविधान के जो मूल कर्तव्य है, पार्ट 4A, उसमें 8वां मूल कर्तव्य, 8वां जो फंडामेंटल ड्यूटी है, वो जानते हैं साइंटिफिक टेम्पर को लेकर के है कि हर व्यक्ति में वैज्ञानिक मानसिकता, मानवतावाद होना चाहिए। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने से यह भी विकसित होता है। प्लस इंटरव्यू में बहुत सारे जवाब देने में आप बहुत सहज हो जाते हैं, और साथ ही साथ तकनीकी का ज्ञान होने से आप सामाजिक न्याय के पहलुओं को समझ पाते हैं, सामाजिक कल्याण को समझ पाते हैं, राष्ट्र के, भारत के आत्मनिर्भर होने के प्रयासों को समझ पाते हैं। आखिर आप आत्मनिर्भर कैसे होंगे? हर क्षेत्र में स्वावलंबी होकर के, अपने पैरों पर खड़ा होकर के, अपना हाथ जगन्नाथ बना करके,
और वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही होगा। इसीलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत महत्व दिया जाता है। अब जरा पहले समझा जाए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है क्या। मैं स्टार्ट में लिख रहा हूं विज्ञान एवं तकनीकी, विज्ञान एवं तकनीकी हिंदी में इसे कहा जाता है, या प्रौद्योगिकी भी आप बोल सकते हैं। बाकी मैं अलग से बात करूंगा जब किसी शब्द का होगा। आज तो यहां सबसे पहले बात करना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी कैसे करें। अब देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें देखिए दो शब्द हैं, एक शब्द है साइंस और एक शब्द है टेक्नोलॉजी। ये दो अलग अलग शब्द हैं। साइंस को विज्ञान कहा जाता है और टेक्नोलॉजी को तकनीकी या प्रौद्योगिकी कहा जाता है। इसको तकनीक या प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक साथ लिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है विज्ञान और तकनीकी। यहीं से बहुत लोग अपनी समझ को खराब कर देते हैं। वो सोचते हैं अच्छा मीन्स में दोनों है, विज्ञान है और टेक्नोलॉजी। नहीं मेरे भाई, दोनों नहीं है। है क्या? विज्ञान का वह भाग जो तकनीकी में बदल रहा है। तो आपको सिर्फ उतना तैयार करना होगा कि विज्ञान का कौन सा पार्ट तकनीकी में बदल रहा है। जो बदल रहा है और बड़ा बदलाव ला सकता है वही जानते हैं, पढ़ना है आपको। तो ऐसे में समझना होगा कि विज्ञान का कौन सा भाग तकनीकी में बदल रहा है, विज्ञान क्या है, तकनीकी क्या है, ताकि आप क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है, जहां से बन सकता है, उस स्रोत को समझने की क्षमता को प्राप्त कर ले जाएं। यद्यपि आपने सुना होगा गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था, बिन विज्ञान न समता आवहि, बिना विज्ञान के समता नहीं आ सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी तैयार था। बिहार में इस समय सबसे बड़ा विवाद रामचरितमानस ही है, और रामचरितमानस जिसको भारतीयों ने अपने दिल में सजो कर रखा है, वह स्वीकार करता है, उसको लिखने वाला स्वीकार करता है कि बिन विज्ञान न समता आवहि। ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। कहीं विज्ञान को लेकर के आप संकुचित तो नहीं है, विज्ञान के नजरिए को लेकर के कहीं आपके अंदर जानते कोई अवरोध तो नहीं है। तो ऐसी सारी चीजों को जानना समझना तब संभव होगा जब हम लोग बहुत अच्छे से इसे जानेंगे। देखिए विज्ञान क्या है, मैं बहुत 1 मिनट में इस पे बात करता हूं। देखिए विज्ञान जो है ये लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से बना है। लैटिन भाषा का साइंसिया शब्द है। ये कौन सी लैंग्वेज है? ये लैटिन भाषा है। और लैटिन भाषा में साइंसिया का मतलब क्या होता है? साइंसिया का मतलब होता है टू नो, जानना, या इसी को ज्ञान कहा जाता है। इसी को ज्ञान कहा जाता है। अर्थात पश्चिमी भाषा, पश्चिम में मतलब यूरोप में, मतलब लैटिन भाषा में विज्ञान का मतलब है, विज्ञान किससे लिया गया है? साइंसिया शब्द से लिया गया है। और साइंसिया का मतलब होता है जानना या ज्ञान, जानना या ज्ञान। लेकिन आप जानते हैं भारत में ज्ञान का अलग अर्थ है। भारत में ज्ञान किसे कहा जाता है? स्वयं को जानना ज्ञान है, और स्वयं को जानने वाला ज्ञानी है। इसीलिए इसका अनुवाद ज्ञान नहीं किया गया है। जब इसका अनुवाद किया गया तो ज्ञान नहीं किया गया। अगर इसका यह अर्थ होता तो यही अनुवाद कर दिया जाता। इसका मतलब साइंस का अर्थ यह नहीं है भारत में, क्योंकि पश्चिम में ज्ञान किसे कहा जाता है? पश्चिम में वस्तुओं को जानना ज्ञान कहलाता है। स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का ज्ञान, वस्तु को समझने को ज्ञान कहा जाता है। पश्चिम में स्वयं को समझने का कोई संदर्भ ही नहीं रहा है। पश्चिम के लोग भौतिकवादी रहे, खाली उनको दुनिया को समझना है, दूसरे को समझना, अपने को कभी जानना ही नहीं। अब तो खैर पश्चिमी समाज बड़ा झुक रहा है अध्यात्म की तरफ, और भारत के ही बहुत सारे लोग जानते हैं वहां अध्यात्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। खुद विवेकानंद ने उनको जागृत करने का प्रयास किया, हे पश्चिम के लोगों, भौतिकवाद ही वास्तविक विकास नहीं है, स्वयं को भी समझो। केवल भौतिक विकास से खुशी या प्रसन्नता नहीं प्राप्त की जा सकती। कई बार सारी वस्तुएं हो जाती हैं और व्यक्ति तनाव में है, नींद की गोली लेके सो रहा है, पूरी रात नींद नहीं आ रही है, और हवाई जहाज भी है, महल भी है, सब कुछ है उसके पास,
आखिर क्या मिस कर रहा है? वो एक चेतना को मिस कर रहा है। लेकिन विज्ञान जानते सिर्फ बाहरी चीजों का ज्ञान है। तो इसी नाते भारत में जब इसका अनुवाद किया गया तो यहां के लोगों ने अनुवाद क्या किया? विज्ञान। विज्ञान का मतलब वस्तु ज्ञान। इसका मतलब ये वस्तु ज्ञान है, ऑब्जेक्ट नॉलेज है। इसका मतलब वस्तुओं का ज्ञान ही विज्ञान है। वस्तुओं का ज्ञान विज्ञान है। आप कहेंगे नहीं, बायोलॉजी में तो मनुष्य को भी पढ़ा जाता है। अरे मनुष्य को वस्तु मान के पढ़ा जाता है। कहा जाता है कि लीवर, यकृत, लीवर के ये फंक्शन है, और पढ़ लिया। अब सब लोग समझते हैं कि हमारा लीवर भी ऐसे ही काम कर। अरे सबका लीवर अलग अलग काम करता है। वो एक मॉडल पढ़ाया जाता है कि सामान्यतः लीवर, ये किसी का लीवर दूसरा काम भी करता होगा। पढ़ाया जाता है हार्ट का ये काम है और ऐसे काम करता। हो सकता किसी का हार्ट दूसरे ढंग से काम करता हो। आपने सबको वस्तु मान लिया। किडनी का ये काम है। इसीलिए एलोपैथिक साइंस फेल क्यों हो रही है? एलोपैथिक साइंस इसीलिए फेल हो रही है कि सबके शरीर को समान मान लेती है और कहती बस इंजेक्शन डालो। तो चलिए, अधिकतर लोगों के शरीर में तो चलिए कई बार अनुकूल परिणाम मिल जाता है, लेकिन कई लोग क्रिटिकली चैलेंज कर देते हैं। कई लोगों का शरीर नहीं रिस्पॉन्स करता, कुछ दूसरा रिस्पॉन्स कर जाता है और साइड इफेक्ट हो जाता है। और एलोपैथी की सबसे बड़ी समस्या साइड इफेक्ट की है। सभी दवाओं का 99.99% साइड इफेक्ट होता है, इफेक्ट ही कम होता है। इसीलिए तो एलोपैथी की आलोचना होने लगी कि भाई ये क्या करता है, सिर्फ पेन ऑन कम कर पाता है, थोड़ा बहुत एंटीबायोटिक की खोज हो गई। एक मतलब अगर एलोपैथिक साइंस का कहा जाए तो दो ही बड़ी उपलब्धि है। एक तो पेन किलर बना दिया, फास्ट पेन रिलीफ हो जाता है। दूसरा जानते हैं एंटीबायोटिक है, और सर्जरी पहले से ही थी। चलिए एक सर्जरी भी उपलब्धि मान लीजिए थोड़ा, लेकिन बीमारी का अंतिम निदान तो इसके पास नहीं है। लेकिन हम यहां पे यह बात करना चाहते हैं कि विज्ञान क्या है? विज्ञान वस्तुओं का ज्ञान है। इसका मतलब हर चीज का वस्तु के रूप में ज्ञान। जैसे ये फैन कैसे चलता है, ये ट्यूबलाइट कैसे जलती है, ये बोर्ड में कैसे लिखना संभव होता है, ये मार्कर कैसे चलता है, यही सब जानना क्या है? विज्ञान। विज्ञान वस्तु का ज्ञान है। इसीलिए जब प्राइमरी में आप पढ़ते हैं या शुरुआत में जब आप विज्ञान की परिभाषा पढ़ते हैं तो पढ़ाया जाता है क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। कोई भी क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान, सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को विज्ञान कहा जाता है। अर्थात विज्ञान वस्तुओं का ज्ञान है, या जीव का भी ज्ञान है तो वस्तु के रूप में ज्ञान है। मोटे तौर पर यह जान लीजिए कि विज्ञान वस्तु का ज्ञान है। लेकिन वस्तुओं को जानने से क्या फायदा? कई लोग सवाल करते हैं भाई वस्तु को जान जाएंगे तो क्या फायदा होगा? अरे भाई वस्तु को जान जाएंगे तो ज्यादा उपयोग करने लगेंगे। जैसे वही कार्बन कोयला है, जैसे वही कार्बन कोयला है, लेकिन वही कार्बन हीरा भी है, वही कार्बन हीरा भी है, वही कार्बन ग्रेफाइट भी है, वही कार्बन जानते हैं फ्लोरीन भी है, वही कार्बन ग्राफीन भी है, वही कार्बन कार्बन नैनो ट्यूब भी है। ये सब, इसमें सिर्फ कार्बन है और कुछ नहीं। जब कार्बन ही है तो इसके गुण बदल क्यों जा रहे हैं? सोचिए, कार्बन क्या है? कोयले के रूप में जब वो है तो उसका कोई निश्चित जानते हैं स्वरूप ही नहीं, स्ट्रक्चर ही नहीं। कभी वो एंथ्रेसाइट है, कभी बिटुमिनस है, कभी लिग्नाइट है, कभी पीट है। लेकिन डायमंड के रूप में, कोयले के रूप में वो देखा जाए तो बहुत ही सॉफ्ट भी है, लेकिन डायमंड के रूप में बहुत कठोर है, पत्थरों को काट सकता है। ग्रेफाइट के रूप में अधातु होते हुए भी सबसे अधिक चालक है, और ग्राफीन होते हुए टच स्क्रीन है। देखिए ये किससे बना है? ग्राफीन से बना। मैं कैसे? और कार्बन नैनो ट्यूब, ये फ्लैट स्क्रीन बनाना संभव है। और ये फ्लोरीन, ये देखिए इसके नोट पे लगा हुआ फ्लोरीन। तो वही कार्बन, लेकिन कार्बन की संरचना बदल रही है तो गुणधर्म बदल जा रहा है। विज्ञान से यही फायदा होता है कि विज्ञान के अध्ययन से हम वस्तुओं के अधिकतम उपयोग को जान पाते हैं
और यह भी जान पाते हैं कि इस वस्तु से कितनी वस्तु बनाई जा सकती है, कैसे संसाधन बढ़ाया जा सकता है, कैसे संसाधनों की कमी को दूर किया जा सकता है। विज्ञान से एक समझ विकसित होती है। जैसे किसी व्यक्ति को आप खूब अच्छे से समझते हैं तो जान जाते हैं हमारे किस काम आ सकता है, कैसे आ सकता है, किस तरीके से इसका उपयोग हो सकता है। ऐसे विज्ञान हमें इस दुनिया के सभी चीजों के बेहतर उपयोग के लिए संभावनाएं पैदा करता है, हमें एक नजरिया देता है। इसलिए विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। तो विज्ञान वस्तु का ज्ञान है, मैं इतना ही बोलूंगा, मेंस की क्लास में इससे ज्यादा नहीं बोलना। अब दूसरा टेक्नोलॉजी, दूसरा शब्द है टेक्नोलॉजी। अब देखिए टेक्नोलॉजी क्या है। टेक्नोलॉजी जानते, टेक्नी शब्द से बना है। टेक्नी एक टेक्नी शब्द है, ये ग्रीक वर्ड है टेक्नी, ये ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड नहीं है, ये ग्रीक वर्ड है। टेक्नी माने होता है स्किल, इसका मतलब होता है स्किल या आर्ट, कला या कौशल, कला या कौशल। टेक्नोलॉजी शब्द टेक्नी से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कला या कौशल। कैसी कला, कौन सा कौशल? जब विज्ञान मनुष्य के जरूरतों को पूरा करने का साधन बन जाता है तो उसे तकनीक कहा जाता है। ऐसा कौशल जिससे विज्ञान को मानव के लिए उपयोगी बनाया जा सके, वही कौशल देखिए तकनीकी, टेक्नोलॉजी को तकनीक कहा जाता है। अर्थात टेक्नोलॉजी क्या है? विज्ञान को आम आदमी के लिए उपयोगी बनाने वाली तकनीकी है या कौशल है, कला है। अर्थात विज्ञान को व्यवहार में बदलने, विज्ञान को व्यवहार में बदलने का कौशल तकनीक कहलाता है। विज्ञान को व्यवहार में बदलने का कौशल तकनीक कहलाता है। अर्थात जब विज्ञान मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने का साधन बन जाता है तो उसे तकनीकी कहा जाता है। इसीलिए टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल है कि टेक्नोलॉजी से मानव की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, विज्ञान से नहीं। विज्ञान से सिर्फ समझ विकसित होती है और टेक्नोलॉजी उसे मानव के लिए उपयोगी बना देता है। अब देखिए आपके कोर्स में क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपके कोर्स में ना साइंस है ना टेक्नोलॉजी है क्या? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थात विज्ञान का वह भाग जो तकनीकी में बदल रहा है। जरा ध्यान से सुनेंगे, विज्ञान का वह भाग जो तकनीकी में बदल रहा है, जो तकनीक में बदल रहा है। इसलिए लोग कहते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब करंट अफेयर, क्योंकि जो तकनीकी में बदल रहा है वो खबर का भाग होगा, न्यूज का पार्ट होगा। इसीलिए बहुत सारी कोचिंगों ने ये र्यूमर भी फैलाया है कि खाली अखबार पढ़ लीजिए, मैगजीन पढ़ लीजिए, करंट अफेयर पढ़ लीजिए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी हो जाएगी, अलग से कुछ तैयारी करवाने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि कई कोचिंगें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई बैच चलाती ही नहीं, केवल कुछ जो है करंट अफेयर करवा देती, कहती बस यहीं से आएगा। बड़ी से बड़ी कोचिंगें 8 से 10 क्लास ही जानते हैं आयोजित करती हैं साइंस एंड यूपीएससी में, बीपीएससी की तो बात छोड़िए। और अगर कोई कोचिंग पढ़ाता है तो खाली 7-8 चैप्टर पढ़ा देता है, स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे 5 नैनो टेक हो गया साइंस। हम लोग जानते हैं करीब करीब 20-22 चैप्टर पढ़ाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि न्यूज तब आपके काम आएगी जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैं ये नहीं कहता कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब उसकी सोच आपके अंदर होगी, उसकी समझ होगी, तभी उन घटनाओं से आप अपने लिए उत्तर तैयार कर पाएंगे, आंसर फॉर्मेट बना पाएंगे। इसका मतलब है आपको अपने सोच और समझ को धारदार बनाना होगा, और धारदार बनाने के लिए उसके बेसिक्स और कंसेप्ट एप्लीकेशन को समझना होगा। तो आपके कोर्स में क्या है? विज्ञान का वह भाग जो तकनीकी में बदल रहा है। इसका मतलब करंट से अपडेटेड क्वेश्चन आएगा, यह तो पक्का है। मतलब करंट अपडेटेड पार्ट से ही क्वेश्चन आएगा।
इसका मतलब जो घटनाएं चर्चा में है, जैसे मान लीजिए चंद्रयान 3 चर्चा में है, एक क्वेश्चन जैसे चंद्रयान 3 में चर्चा में है, इससे सवाल आ सकता है। जैसे आदित्य L1 चर्चा में है, इसका मतलब है इससे जानते हैं क्वेश्चन आ सकता है। या आगे आगे तमाम प्रकार के हमारे मिशन है, जैसे गगनयान मिशन है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी में, इसी तरीके से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, ऐसे इसका मतलब है चर्चित चीजों से ही सवाल पूछा जाएगा। लेकिन उस सवाल का जवाब कैसे तैयार किया जाएगा, इसी के लिए आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी को विधिवत तरीके से पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए अपने सोच और समझ को विकसित करना पड़ेगा। इतनी बात सब लोग समझ गए? अच्छा, अब जरा देखिए, पहले तो मैं बात कर दूं रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पहले तो यह पता होना चाहिए कि विज्ञान और तकनीकी का योगदान क्या है। विज्ञान तकनीक का योगदान क्या है? व्यवहारिक चीजों पे आपको थोड़ा पकड़ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एप्लीकेशन आधारित ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जैसे 69 बीपीएससी में पूछे गए सवाल अभी मैं दिखाऊंगा, 68 बीपीएससी में पूछे गए सवाल, 68 बीपीएससी में पूछे गए सवाल दिखाऊंगा। 69 तो सिर्फ पीटी में आया था, 67th बीपीएससी मेंस में पूछे गए सवाल दिखाऊंगा। तो आप देख लें, आप जान जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन जानते हैं ज्यादातर विज्ञान और तकनीकी के अनुप्रयोग पर, एप्लीकेशन पर पूछे जाते हैं कि बिहार में बाढ़ की समस्या के निदान के लिए विज्ञान की क्या भूमिका है, कचरा प्रबंधन में क्या भूमिका है, या स्वदेशीकरण को कैसे तकनीकी के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है, बिहार का विकास कैसे तकनीकी के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसे अनेक पहलुओं पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब एप्लीकेशन का जो पार्ट है वो समझना ज्यादा जरूरी है। एप्लीकेशन पर आपका नजरिया बिल्कुल साफ होना चाहिए। अब देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल क्या है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मानव की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जितनी भी हमारी बेसिक नीड है, देखिए मनुष्य की जितनी भी बेसिक नीड्स है उसको पूरा करने में विज्ञान और तकनीकी की ही भूमिका है। अच्छा, मानव के लिए जितना क्षमता निर्माण की जरूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग की जितनी जरूरत है, मानव के क्षमता निर्माण की जितनी जरूरत है, वो भी जानते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव है। अच्छा, इसके अलावा अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी विज्ञान और तकनीकी की जरूरत है। इसके अलावा सोशल वेलफेयर के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए भी जानते हैं तकनीकी की भूमिका है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स के लिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, संसाधनों के समतामूलक वितरण के लिए भी, पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी, अनेक चीजों के लिए विज्ञान और तकनीकी की आवश्यकता है, इसका योगदान है। अब जैसे बेसिक नीड का मतलब आवश्यक जो जरूरतें, मनुष्य की आवश्यक जरूरत क्या है? मनुष्य की आवश्यक जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और इंटरनेट। ये मनुष्य की 6 आवश्यक जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। इसके बिना जीवन नहीं जिया जा सकता। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, इंटरनेट। अब ऐसे आप समझिए, जब कोई भी मनुष्य के लिए सबसे प्राथमिक जरूरत क्या है, जिसके बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता? सबसे प्राथमिक जरूरत आप सभी लोग जानते हैं क्या है? एयर है, हवा है। कोई भी व्यक्ति 24 घंटे में 18 लीटर, 17 से 18 लीटर क्या लेता है? सबसे ज्यादा मनुष्य यही लेता है। 17 से 18 लीटर मनुष्य क्या लेता है? हवा लेता है। 24 घंटे में मनुष्य इतना हवा लेता है, और यह हवा जानते प्रदूषित हो रही है। और बिना, अगर आप हवा नहीं लेंगे तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा आपकी बॉडी में, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो माइटोकांड्रिया नहीं काम करेगा, और माइटोकांड्रिया नहीं काम करेगा तो ऊर्जा नहीं बनेगी। तो आपको ऐसे लगेगा उदासी, आलस, हाथ पैर जोड़ों में दर्द, फिर आप प्रभावी उपयोग नहीं कर पाएंगे, मन नहीं लगेगा आपके काम करने में। तो सबसे प्राथमिक जरूरत है एयर। दूसरी जरूरत मनुष्य की क्या है? पानी। 5 से 6 लीटर मनुष्य जानते हैं 24 घंटे में पानी पीता है, 24 घंटे में। यह दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता है। तीसरी मनुष्य की आवश्यकता है भोजन, फूड। इसके बिना तो एक पल भी नहीं जी सकते।
और इसके बिना 2-3 दिन से ज्यादा नहीं जिया जा सकता, साइंस कहता है। इसके बिना एक पल नहीं जी सकते, इसके बिना 3 से 4 दिन। बायोलॉजिकल आप कहेंगे 3 से 4 दिन, बहुत लोगों को मैंने देखा बिना पानी के रह गए, वो रह चुके होंगे लेकिन उनके शरीर के अंदर सारी बायोलॉजिकल गतिविधियां बाधित हो जाएंगी। शरीर के अंदर जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन होता, सब जलीय माध्यम में हो सकता है। वाटर इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, तो सारी रासायनिक क्रिया बंद हो जाएगी। डेथ होने में हो सकता थोड़ा 1-2 दिन और लग जाए। भोजन, ये मनुष्य की तीसरी सबसे जरूरत है, तीसरी सबसे बड़ी जरूरत है। 1 से 1.5 किलो मनुष्य भोजन लेता है 24 घंटे में। कई लोग ज्यादा भी ले लेते हैं और गोलू मटोलू हो जाते हैं, लेकिन सामान्यतः 1 से 1.5 किलो मनुष्य जो है भोजन लेता है 24 घंटे में। अब चौथी आवश्यकता क्या है? नींद लेना। चौथी आवश्यकता मनुष्य की क्या है बोलिए? नींद लेना। और नींद लेने के लिए क्या होना चाहिए? सड़क होना चाहिए, घर होना चाहिए? घर होना चाहिए। नींद चौथी आवश्यकता है। नींद लेना मनुष्य की चौथी आवश्यकता है। अब इसके बाद समाज में रहना है तो कपड़ा चाहिए, वस्त्र चाहिए, है कि नहीं? फिर ऐसे तमाम आवश्यकताएं हैं। लेकिन बताइए, क्या आज के समय में ये आवश्यकताएं बिना विज्ञान के सहयोग के पूरी की जा सकती हैं? कदापि नहीं। क्या सब तक पानी पहुंचा पाएंगे बिना विज्ञान के? किसी का घर चोटियों में है, किसी का घाटियों में है, किसी का मरुस्थलों में है, किसी का जंगलों में है, किसी का द्वीपीय क्षेत्रों में है, किसी का शहर में है, किसी का गांव में है, किसी का मैदान में है, किसी का पठार में है। कहीं जमीन के नीचे से पानी निकाल के पहुंचाना होगा, कहीं पाइपलाइन लगा के पानी पहुंचाना होगा, कहीं वायुमंडल से पानी निकालना होगा, कहीं समुद्र के पानी को बदल करके पानी देना होगा। और भोजन तो बिना तकनीकी के संभव ही नहीं। हरित क्रांति उन्नत बीजों से हुई, संकर बीजों से हुई, तो भोजन तो वैसे भी। अच्छा, हवा, बहुत लोग सोच रहे हैं कि हवा में नहीं तकनीकी की जरूरत है, चलिए गांव में नहीं जरूरत है। शहरों में जहां हाईली डेंस पॉपुलेशन हो चुकी है, छोटी छोटी जगह में जानते हैं हजारों लोग रह रहे हैं, लाखों लोग रह रहे हैं, वहां सांस लेना जानते हैं दूभर हो रहा है। सारे शहरों में अभी आप देखिए स्मॉग की समस्या, फोटोकेमिकल स्मॉग की समस्या, और दम घुटने लगेगा। ऐसे में एयर प्यूरिफायर की जरूरत आन पड़ी है। रूम फ्रेशनर, एयर प्यूरिफायर, सुन रहे होंगे आप। कोई बेसमेंट में रहता है, हवा को क्लीन कैसे करेंगे, हवा को अनुकूल कैसे करेंगे? विज्ञान का रोल है कि नहीं? वहां भी रोल है। अभी तो मैं थोड़ी बात करूंगा, ज्यादा बात करूंगा तो ये जो क्लास है इसका लेंथ बढ़ जाएगा। अच्छा, हैबिटेट, घर बनाने में बिना विज्ञान के घर तो बन ही नहीं सकता। ईंट सीमेंट से लेकर के घर में जितने भी सामान लगते हैं सबके लिए जरूरत होती है। इसी तरीके से जानते हैं एजुकेशन देना है, शिक्षा देनी है, तो शिक्षा जानते हैं बिना जो है विज्ञान के संभव नहीं है। स्वास्थ्य की सुविधा देना, तो हेल्थ भी बिना विज्ञान के कोई जानते हैं दवा या वैक्सीन बनाना संभव है क्या? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब जितनी भी आवश्यक जरूरत की चीजें हैं सब विज्ञान और तकनीकी से ही संभव है। बिना विज्ञान और तकनीकी के बेसिक नीड को पूरा नहीं किया जा सकता। अब तो जानते हैं 68 बीपीएससी से 7-8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने लगे। 8 नंबर वाले क्वेश्चन जो लगभग 120 से 150 शब्दों में, 7 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि मानव के मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में विज्ञान और तकनीकी के योगदान को समझाइए, डिफाइन द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड, इस क्वेश्चन को कैसे आप करेंगे? यही जो मौलिक समझ है इससे आप कर ले जाएंगे, जब पहले से आप उस विषय को समराइज करके जान रहे होंगे। अच्छा, दूसरा क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग। ये देखिए, ये तो है आधारभूत जरूरत, मनुष्य की आधारभूत जरूरत, आधारभूत जरूरत, आवश्यकता। और ये है क्षमता निर्माण के लिए आवश्यकता, क्षमता निर्माण के लिए। अच्छा, क्षमता निर्माण के लिए क्या चाहिए आप बताइए? किसी व्यक्ति का क्षमता निर्माण कैसे होगा? क्षमता निर्माण के लिए 3 चीज पहले चाहिए। कहा जाता है ऊर्जा सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना एनर्जी के किसी की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई जा सकती। अंधेरे में तो जानते दिखाई तक नहीं देता। बिना, पहले आप जानते जैसे रात होती, जैसे शाम को सूरज डूबता था, लोग तुरंत सोने लगते थे। इतनी क्षमता कम थी कि रात का उपयोग ही नहीं। लेकिन शहरों में देखिए 24 घंटे लोग काम करते हैं। किसके बल पे काम करते हैं बताइए? अंधेरा जानते हैं, अंधेरा नकारात्मक शक्तियों को जगा देता है।
और सकारात्मक शक्तियों को सुला देता है। ऊर्जा सभी आर्थिक गतिविधियों का रक्त है। एनर्जी इज द ब्लड ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऊर्जा से क्षमता का निर्माण, और ऊर्जा बिना विज्ञान तकनीकी के संभव नहीं है। आप चाहे इलेक्ट्रिसिटी कैसे आप बनाते हैं, टेक्नोलॉजी के विकास से बनाते हैं। उसमें भी आज की इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एथेनॉल से या बायोडीजल से या हाइड्रोजन एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी, ऐसी तमाम एनर्जी, ये सभी एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास से संभव है। तो ऊर्जा की व्यवस्था बिना टेक्नोलॉजी के संभव नहीं। दूसरा, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था क्या टेक्नोलॉजी के बिना संभव है? पटना आना है दिल्ली से, हम लोग 1.5 घंटे में आ जाते। अगर एयरक्राफ्ट की सुविधा नहीं होती तो यहां से फिर 24 घंटे लगता। ट्रेन से जाते, ट्रेन भी टेक्नोलॉजी से है। फिर जानते हैं बस से जाते, उसमें और समय लगता। और अगर ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती तो मैं कहता कि अगले 15 दिनों में मैं पटना पहुंचने वाला हूं, बोरिंग रोड पर क्लास चलेंगे। पहले तो मैं आपसे किसी से खबर पहुंचवाता, वो 15 दिन जाके आप बताता, फिर 15 दिन में पैदल चलता तो आता। मतलब परिवहन की सुविधा, परिवहन की जो क्षमता विकसित हुई है, चाहे आप लंदन पहुंच जाइए, चाहे आप न्यूयॉर्क पहुंच जाइए, टोक्यो पहुंच जाइए, भारत में किसी जगह पहुंच जाइए। अभी अंडमान निकोबार जाना है, आप तुरंत जानते हैं एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर से पहुंच सकते। भारत के किसी भूभाग में पहुंचना, ट्रेन, बस, कार, बाइक, इनके माध्यम से पहुंच सकते हैं आप। चाहे स्थलीय परिवहन हो, रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन हो, उसमें भी देखिए आप बुलेट ट्रेन से लेकर हाइपरलूप तक की बात हो रही है। वाटर ट्रांसपोर्ट हो, जिसमें शिप, बोट से लेकर के जानते क्रूज शिप और कार्गो शिप तक की बहुत सारी बातें हैं। हवाई परिवहन हो, उसमें कितनी सारी, अब तो अंतरिक्ष परिवहन की भी शुरुआत हो गई है। तमाम प्रकार के रॉकेट और तमाम प्रकार के स्पेस शटल का विकास हो रहा, ये तो टेक्नोलॉजी से संभव है। ये भी क्षमता विकसित हुई है कि आप चंद्रमा पर, हम भारत ने ही इसरो के नेतृत्व में उतार दिया, वहां पे लैंडर और रोवर आगे चल, और स्पेस ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी भी भारत सरकार ने घोषित कर दिया। इसका मतलब टेक्नोलॉजी की जरूरत है। अच्छा, इसके अलावा संचार, संचार के नाते हम लोग कहीं भी जानते हैं किसी भी समय किसी से बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो लोग कहते थे आइएगा चंडीगढ़, अपना घर दिखाएंगे, आइएगा अपनी मां से मिलवाएंगे। संचार का विकास हो गया, लोग कहते हैं अरे मेरे भाई तुम्हारे घर आने की क्या जरूरत, वहीं से वीडियो कॉल करके दिखा दो, वहीं से वीडियो बना के भेज दो। ये संचार में क्रांति आने से संभव हुआ है। अगर संचार में टेक्नोलॉजी नहीं आई होती तो जानते कबूतर से, कौओं से लोग अपना संदेश भेजते थे, फिर मानव से संदेश पोस्टमैन आता था, चिट्ठी लाता था। ये सब इसी तरीके से जानते हैं। इसी तरीके से बैंकिंग में देखिए, बैंकिंग का विकास टेक्नोलॉजी से कितना व्यापक हो गया। बैंकिंग का विकास आज ई बैंकिंग हो गया। अब ये बताने के लिए जानते भारत में जरूरत ही नहीं, यूपीआई आया, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से कितनी बड़ी क्रांति हो गई है। इसके अलावा सिक्योरिटी के क्षेत्र में देखिए, सुरक्षा के क्षेत्र में देखिए तो कितने कैमरे लगा दिए गए हैं। आप जानते हैं 100 नंबर पे फोन कर सकते हैं, 102 नंबर पे फोन कर सकते हैं, बहुत सारे नंबर रिलीज किए गए। आप टेक्नोलॉजी ने जानते हैं बहुत व्यापकता, तमाम सेंसर का विकास, ड्रोन का विकास, तमाम कैमरों का विकास, सीसीटीवी कैमरे, सैटेलाइट से निगरानी, सब संभव हुआ। ऐसे बहुत सारी सुविधा। इसका मतलब मानव की क्षमता निर्माण में टेक्नोलॉजी की भूमिका है कि नहीं। रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये संभव है कि नहीं? बिल्कुल है। अर्थात ऐसे सवाल आएंगे तब भी आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तीसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कृषि के विकास में, उद्योगों के विकास में, सेवा क्षेत्र के विकास में, सब में टेक्नोलॉजी की भूमिका है कि नहीं? है। मैं अभी ज्यादा एग्जांपल दूंगा तो क्लास का टाइम बढ़ जाएगा, इस नाते 60 में बोल रहे हैं। कृषि के विकास में चाहे बीज हो, उर्वरक हो, सिंचाई हो, कीटनाशक हो, फसल की निगरानी हो, प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, मार्केटिंग हो, सब में भूमिका है। इसी तरीके से उद्योगों में, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, सब में टेक्नोलॉजी की भूमिका है। सर्विसेज हो, जैसे मैं पढ़ा ही रहा हूं, टेक्नोलॉजी ने क्या किया, मेरी सर्विस को हर जगह पहुंचा दिया। चाहे आप भागलपुर में बैठ के पढ़ रहे होंगे, या गया में, या औरंगाबाद में बैठ के, या जहानाबाद में, या कैमूर भभुआ में बैठ करके, आरा में, या जानते हैं
जो है मोतिहारी में, या जो है पूर्णिया में बैठ के पढ़ रहे होंगे, किशनगंज में बैठ के पढ़ रहे होंगे, या बिहार का कोई बच्चा जो बिहार में नहीं है, अंडमान निकोबार में भारत की सेनाओं में जो अपनी सेवाएं दे रहा, वो भी हमें पढ़ सकता है। लद्दाख में बैठ करके पढ़ सकता है, मुंबई में बैठ करके, समुद्र में किसी जहाज में बैठ करके, पहाड़ों में कहीं चोटियों पे बैठ करके, कहीं घाटियों में बैठ करके, मरुस्थलों में बैठ करके, जंगलों में जो हमारे जवान नक्सलियों से लड़ रहे हैं, वो भी बीपीएससी, पीटी और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। इसका मतलब सेवाओं के विकास, इसमें भी टेक्नोलॉजी की भूमिका है। सामाजिक कल्याण में, सामाजिक कल्याण तो बिना टेक्नोलॉजी के संभव ही नहीं। कई बार मैं क्लास में बताता हूं कि भारत में महिलाओं का जीवन कैसे बदला। क्या किसी सरकार ने महिलाओं का जीवन बदला? क्या किसी समाज ने महिलाओं का जीवन बदला? बिल्कुल नहीं। महिलाओं के जीवन को जानते किसने बदला है? किचन की तकनीकी ने, बाथरूम की तकनीकी ने। पहले भोजन पकाने में जानते कितना समय लगता था भोजन बनाने में? पहले भोजन पकाने में, कुकिंग में, भोजन बनाने में, कुकिंग में पहले 7-8 घंटे कम से कम लगता था। 7 से 8 घंटे। सुबह लगता था 3 से 4 घंटे कम से कम, और शाम को लगता था 3 से 4 घंटे कम से कम। मैं कम लिख रहा हूं। महिलाएं सुबह 4 बजे ही उठ जाती थी और 1 घंटे बर्तन मांजती थी। टेक्नोलॉजी नहीं था। मिट्टी से, राख से बर्तन घिसती थी और घंटों में बर्तन साफ होता था। फिर गोबर का उपला, लकड़ी, फसलों का अवशेष लगा करके चूल्हे में, और फिर 1 घंटे में ईंधन बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, 1 घंटे में दाल हो रही है, दूसरे घंटे में जानते चावल या सब्जी हो रही है। और कोई भी बच्चा जो स्कूल जाता था ताजा खाना खा के कभी नहीं जा पाता था। हम लोगों के बचपन में पुराना बासा खाना, बासी खाना, कलेवा खा करके जानते सब लोग जाते थे, और टीचर भी। सोचिए, सुबह कम से कम 3 घंटे, और वो भी जो अच्छे घर के लोग थे उनके पास ईंधन होता था, बाग बगीचा होता था। गरीब आदमी जिसके पास खेत नहीं, बगीचा नहीं, ईंधन होता ही नहीं था। अगर अनाज आ भी गया पका नहीं पाएंगे। वो बड़ा मुश्किल जीवन था। लेकिन कुकर, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, गैस चूल्हा, इंडक्शन चूल्हा, माइक्रोवेव ओवन, महाक्रांति हो गया। सब 15 मिनट में जानते दाल हो जा रही है, 10 मिनट में, 5 मिनट में चावल हो जा रहा है, 10 मिनट में सब्जी हो जा रही है, और ये गंदा भी नहीं बर्तन होता। बर्तन मांजने में 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधी घंटे। मतलब सुबह का 3-4 घंटे ये आधी से 1 घंटे में बदल गया। किसने बदला? किसी सरकार ने? किसी समाज में? नहीं। किसने बदला? साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बदला। और शाम में जानते 4 बजे ही महिलाएं बर्तन मांजने लगती थी हम लोगों के बचपन में। 5 बजे आग जला देती थी। पता चल जाता था किसके किसके घर में आग लगी हुई है, मतलब आग जली हुई है। ऐसे धुआं निकलता था, लोग कहते थे फलाने के यहां से ले आइए। पहले माचिस भी नहीं होता था, आग ही लेकर के अपने घर में चूल्हा जलाना पड़ता था। कुछ लोग आग को बचा के रखते थे दिन भर, जिनके पास ज्यादा उपला होता था। सोचिए, माचिस, लाइटर कुछ नहीं था। और शाम को फिर जानते 7-8 बजे तक भोजन पकता था। कई लोगों के यहां तो 9-9 बजे, मुझे याद है कि लोग सो जाते थे, तब भोजन उठा उठा के करवाया जाता था। अब किसी के यहां संयुक्त परिवार है तो 15-16 लोग हैं, खाना पकाने में, रोटी बनाने में बड़ा समय लगता था सब। और चावल भी जानते, मतलब कोई भी चीज बनाना है तो आज कितना, ये शाम का समय भी जानते आधी से 1 घंटे में बदल गया। अब सोचिए, ये जो 7-8 घंटे का समय था अब कितने समय में बदल गया? मैक्सिमम 1 से 2 घंटे में। तो बाकी 6 से 7 घंटे किसने आजाद किया? महिलाओं को किसने आजाद किया? किसी सरकार ने? किसी समाज ने? नहीं, तकनीकी ने। साइंस एंड टेक्नोलॉजी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कारक रही है। महिलाओं के जीवन में कल्याण कहां से आया? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव हुआ। इसी तरीके से कमजोर वर्गों के जीवन में, पहले सबके पास चप्पल नहीं होता था, जूता नहीं होता था, कपड़े नहीं होते थे। बहुत पहले तो राजा के पास भी जानते हैं चप्पल नहीं होता था। चप्पल का आविष्कार ही नहीं था, जूते का आविष्कार ही नहीं था। यह विज्ञान और तकनीकी के नाते इतनी सारी सुलभता हो गई कि सबको बेहतर जीवन मिल रहा है। इसका मतलब सामाजिक कल्याण का दरवाजा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब सोशल वेलफेयर इसके बिना संभव है ही नहीं। मैं विस्तार में अभी बात नहीं करूंगा, अलग अलग क्लास में बात होगी कि कैसे सामाजिक कल्याण हो रहा है साइंस एंड। अच्छा, संसाधनों के क्षमता मूलक वितरण में आज आप देखिए डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, ये 2013 से चल रहा है। खाते में पैसा, खाते में पैसा भेज दिया जाता है। कैसे भेजा जाता है?
जनधन, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, आधार कार्ड है, और बस मोबाइल और इंटरनेट चाहिए। अब बताइए टेक्नोलॉजी से क्या सीधे आपके खाते में पैसा, कोई आपका पैसा रख नहीं सकता, बिचौलिया उसका जानते हैं दुरुपयोग नहीं कर सकता, आपका शोषण नहीं हो सकता, सीधे आपके खाते में पैसा जा रहा, मजदूरी जा रहा, नरेगा का पैसा जा रहा। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं होता तो क्या संसाधन को ऐसे बांटना संभव हो पाता? क्या संसाधनों का समता मूलक वितरण हो पाता? संसाधनों का समता मूलक वितरण कैसे हो रहा है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स कैसे हो रहा है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है। इसी तरीके से आपदा प्रबंधन, देश की रक्षा और सुरक्षा, ऐसे अनेक चीजों में टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को व्यापक रूप से बदला है। वैसे आप देखिए, ध्यान से सुनेंगे, भारत एक ऐसा देश है जिसके पास संसाधन पर्याप्त नहीं है। हमारी जनसंख्या कितनी है? अगर आप भारत की जनसंख्या देखें तो भारत की जनसंख्या पूरी दुनिया की जनसंख्या का 18% है। दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या हमारे ही पास है, 143 करोड़ लोग हमारे पास हैं, और दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, 143 करोड़ हमारे लोग हैं। लेकिन हमारे पास जनसंख्या के अनुसार रिसोर्सेज नहीं है। अगर हमारे पास जमीन देखा जाए, लैंड देखा जाए, तो केवल 2.45% है, मतलब इतना ही हमारे पास जमीन है। इसीलिए मकान बनाना भारत में बड़ा मुश्किल है, मकान बड़ा महंगा है। लेकिन हम मकान कैसे सबको उपलब्ध करा पाएंगे? टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ऐसे घर नहीं बनाएंगे, ऐसे घर बनाएंगे, अपार्टमेंट बनाएंगे, सबको मकान मिल जाएगा। और जब अपार्टमेंट बनाएंगे तो टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी कि नहीं? तमाम क्षेत्र भूकंप के जोन में आता है। टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो हम छोटे छोटे घर को, बेहतर घर को नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब है लैंड हमारे पास इतना कम है। अच्छा, वाटर, पानी हमारे पास, पीने का पानी सिर्फ 4% है। अभी थोड़ी सैटेलाइट खबर आई है, सैटेलाइट न्यूज है कि 4 से 6% तक का पानी, मतलब 4% है हमारे पास। मिनरल अगर आप देखिए, खनिज केवल 0.8% है हमारे पास। बायोडाइवर्सिटी थोड़ा सा ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी ये लगभग 7 से 8% है। लेकिन फिर भी मनुष्य तो 18% है, अर्थात हमारे पास कुछ भी पर्याप्त नहीं है। ये वेरी लिमिटेड है। सारे रिसोर्स हमारे पास बहुत कम हैं, सारे संसाधन हमारे पास बहुत कम है। कैसे होगा भारत का विकास? कैसे होंगी नागरिकों की जरूरतें पूरी? कैसे हम सबको मकान बनाने के लिए जमीन उपलब्ध करवा पाएंगे? टेक्नोलॉजी के बल से। कैसे हम सबके लिए पानी उपलब्ध करवा पाएंगे? टेक्नोलॉजी के बल से। कैसे हम सबके लिए जानते हैं खनिजों की उपलब्धता करवा पाएंगे? तमाम कृत्रिम खनिज बना के, तमाम कृत्रिम वेरियस आर्टिफिशियल हम जो है मटेरियल तैयार कर सकते हैं। प्लास्टिक का आविष्कार हो गया है, जो चीज मेटल से बनता है वो प्लास्टिक से बन जाता है, और बहुत सारी चीजों से बन। अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर जगह आपकी जरूरत को पूरा कर रहा है। हर जगह हम ऐसे पौधे बना सकते हैं जो किसी भी जलवायु में उग सकते हैं। कोई भी जानते, अभी आप देखिए बिहार में भी सेब के बागान लगाए जा रहे हैं, तमाम ऐसे फल लगाए जा रहे हैं जो बिहार की जलवायु से संबंधित ही नहीं है। ऐसी फसलें लगाई जा रही। ये कैसे संभव हो रहा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इसका मतलब है कि हमारे पास संसाधन कम है, लेकिन कम संसाधनों के बाद, सीमित संसाधनों के बाद भी हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने लिए अनुकूल संभावनाओं को जन्म दे सकते हैं। जरा आप 68 बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न को देखिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन को करने में कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है और टेक्नोलॉजी की समझ से कैसे क्वेश्चन किया जा सकता है। जैसे आप देखिए यहां पर जैसे यही देखिए लिखा हुआ है, ये सवाल शायद आपको दिख गया होगा। ये लिखा है कि राइट ए नोट ऑन टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिहार। प्रौद्योगिकी आधारित बिहार के आधुनिकीकरण पर एक नोट्स लिखिए। अर्थात टेक्नोलॉजी के आधार पर कैसे बिहार का विकास हो सकता है, इस पर जानते हैं आप। लिखिए, 7 नंबर मिलेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, और जो पिछड़ा राज्य क्यों होता है? संसाधन की कमी होती है।
और जब संसाधन की कमी होती है तो टेक्नोलॉजी ही सहारा बनती। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बिहार में जनसंख्या ज्यादा है, आपने देखा 13 करोड़ से ज्यादा है, और हमको शिक्षा ही सब तक पहुंचाना है, तो क्या बिहार सरकार की क्षमता है इतना स्कूल खोलना, इतना टीचर को वेतन देना, पेंशन देना? लेकिन हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ई एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हम बिहार के सभी बच्चों को पढ़ा सकते हैं कि नहीं? बिहार के सभी लोगों तक शिक्षा को पहुंचा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। इसका मतलब बिहार के बेहतर विकास के लिए हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के बेहतर और अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं और बिहार के विकास का एक खाका खींच सकते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, शिक्षा, संचार, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, सभी क्षेत्रों में लिख दीजिए उसको कि कैसे बिहार में शिक्षा का बेहतर विकास हो सकता है टेक्नोलॉजी से, कैसे बिहार में स्वास्थ्य का विकास हो सकता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कैसे बिहार में कृषि का विकास हो सकता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कैसे बिहार में उद्योगों का विकास हो सकता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कैसे बिहार में सरकार की सुविधाओं को, सेवाओं को जनता तक पहुंचाया जा सकता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कैसे बिहार में परिवहन को बेहतर किया जा सकता है, रक्षा को किया जा सकता है, सुरक्षा को किया जा सकता है, कैसे बिहार में आपदा प्रबंधन किया जा सकता है। जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो आप देख लीजिएगा, अर्थात टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, सोच के माध्यम से कि नहीं। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन है, अच्छा इसके नीचे आप देखिए, अभी तो पढ़ाया नहीं गया है, आगे पढ़ाया जाएगा। लिखा है कि डिस्कस द रोल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर, मेंशन विथ एग्जाम्पल हाउ इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी की भूमिका पर चर्चा कीजिए, विभिन्न रोगों के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, उदाहरण सहित समझाइए। जब नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे तो आप नैनो टेक्नोलॉजी समझ जाएंगे, फिर उसका अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग भी जान जाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, और उसी में से एक क्षेत्र आपको स्वास्थ्य वाला लिखना है तो आप डिस्क्राइब कर देंगे बहुत सारे रोगों के। ये तो सीधे क्लास नोट से सब क्वेश्चन है, ये भी क्लास नोट से क्वेश्चन। और ऊपर का क्वेश्चन तो बहुत आसान है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट, एक्सप्लेन हाउ इंटरनेट एंड इंट्रानेट हैव। इंट्रानेट क्या है, इंटरनेट, बहुत आसान है। अब देखिए इसके बाद जरा यहां पर आप देखें, ऊपर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा आप देखें। इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियन कंटेस्ट। भारतीय परिप्रेक्ष्य में तकनीकी के स्वदेशीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय संदर्भ में तकनीकी के स्वदेशीकरण से आप क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन आया हुआ है, इसी साल आया था 68 बीपीएससी मेंस में, कि तकनीकी के स्वदेशीकरण की क्या आवश्यकता है भारत में। अरे भैया, अगर आपके अपने जरूरतों के अनुसार तकनीकी नहीं होगी तो आप अपने समस्याओं का निदान नहीं कर पाएंगे। भारतीय समस्या के लिए भारतीय समाधान चाहिए। हमें अगर मोबाइल भी चाहिए तो हमारी जरूरतों के अनुसार मोबाइल का फंक्शन होना चाहिए। लोग मोबाइल खरीदते हैं, उसमें से 2-4 फंक्शन यूज करते हैं, बाकी सब बेकार है, और पैसा देते हैं उतना ज्यादा। अब जानते हैं एप्पल फोन बनाता है, तो एप्पल जो फोन बेचता है, बहुत लोग पैसा दे के फोन तो खरीद लेते हैं, लेकिन पूरा यूज कर पाते हैं क्या? बेमतलब आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता, आपकी जरूरत के अनुसार है ही नहीं। कंप्यूटर भी आपकी जरूरत और आपके अनुसार नहीं है। इसी तरीके से अनेक तकनीकी, कृषि में भी आपको तकनीक की जरूरत है, लेकिन आपकी आवश्यकता हो, आपके पास जितना पानी है उस पानी के अधिकतम उपयोग की आपके पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए। आपके पास जितनी जमीन है उतनी कम जगह में बेहतर उत्पादन करने की तकनीकी चाहिए। कुल मिलाजुला करके यहां पे तकनीकी के स्वदेशीकरण का मतलब है कि अलग अलग क्षेत्रों में आपकी जो समस्याएं हैं उसके निदान के लिए आपके अनुसार तकनीक,
अब आपके अनुसार क्या तकनीकी होगी? पहली बात तो इससे फायदा क्या होगा? अगर तकनीकी का स्वदेशीकरण होगा तो क्या फायदा होगा? भारत को आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी, भारत स्वावलंबी होगा, भारत में तकनीकी का विस्तार होगा, तकनीकी कौशल बढ़ेगा, वैज्ञानिक मानसिकता का विस्तार होगा, भारत में रोजगार बढ़ेगा तकनीकी आधारित, और अलग अलग क्षेत्रों में जो हम दूसरे देश पर निर्भर हैं, जैसे रक्षा के क्षेत्र में, जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी दवाएं भी हमको बाहर से लेना पड़ता है, ऐसे तमाम क्षेत्रों में हम दूसरे देश के लोगों से मुक्त हो पाएंगे। और इसीलिए भारत में स्वदेशीकरण के लिए पहल शुरू की गई है। आप जानते होंगे कि 2022 आजादी का 75 वर्ष, हमने दो निर्णय लिया कि 2023 से 2047 में भारत विकसित देश बनना चाहता है। तो 2023 एक पहला वर्ष है, अमृतकाल का पहला वर्ष है। दो ही निर्णय लिए गए हैं, आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण। हमें आत्मनिर्भर होना है और आधुनिक होना है। आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण दोनों के लिए तकनीकी का क्या होना चाहिए? स्वदेशीकरण। वर्तमान में रक्षा क्षेत्र में 40% स्वदेशीकरण हो चुका है और 2027 तक 70% स्वदेशीकरण करना है। बहुत सारा टैंक अभी भी विदेशों से मंगाना पड़ता, तोपें मंगानी पड़ती हैं, विमान खरीदना पड़ता है, राडार खरीदना पड़ता है। यद्यपि बहुत तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है और बहुत सारी जरूरतों, रक्षा जरूरतों को अपने स्वदेशी उद्योगों से, स्वदेशी विकास से पूरा किया जा रहा है, लेकिन हमें आने वाले समय में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होना होगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में तो हम खूब आत्मनिर्भर हो गए हैं, उपग्रहों के विकास में, रॉकेट के विकास में, रॉकेट को छोड़ने में, दूसरे ग्रहों तक देखिए पहुंचने में, चंद्रयान 3 के माध्यम से आप देखिए, मानव अंतरिक्ष अभियान अभी गगन के माध्यम से हम भेजेंगे हम लोग। ऐसे बहुत सारी आत्मनिर्भरता है, लेकिन अभी वहां भी कुछ कुछ चीजें हैं जहां हमें स्वदेशीकरण करना होगा, हमें अपनी तकनीकी को विकसित करना होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे रोगों, महामारियों के विरुद्ध हमने टीके का विकास किया है, दवाओं का विकास किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे रोगों और जानते हैं स्वास्थ्य के उपकरणों के मामले में हमको तमाम दूसरे देश से खरीदना पड़ता है। जर्मनी का बहुत सारा उपकरण खरीदना पड़ता है, तमाम और देशों के उपकरणों को वहां भी हमको आत्मनिर्भर होना होगा। कृषि क्षेत्र में बहुत सारे उपकरणों को हमारे दूसरे देश पर निर्भर, खासकर जो पानी का अधिकतम इस्तेमाल करने वाली टेक्नोलॉजी, वहां भी इसका मतलब स्वदेश। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को लिख ले जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द नेसेसरी फॉर द इंडिया टू एक्सपेंड इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम टू मीट द ग्रोइंग एनर्जी नीड आल्सो while also write the precaution needed in the nuclear program। भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नाभिकी ऊर्जा कार्यक्रम को क्यों बढ़ावा देना चाहिए, क्यों उपयोग करना चाहिए? अरे भैया, पहली बात तो भारत ऊर्जा आयातक देश है, ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है, और नाभिकीय ऊर्जा का हम विकास करेंगे तो पहली बात आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे। हमारे पास थोरियम का बहुत बड़ा भंडार है जो अनयूज्ड है, हमारे पास यूरेनियम के भी भंडार हैं, उनका यूटिलाइजेशन होगा, और साथ ही साथ एक ऐसी ऊर्जा का विकास होगा जिसमें गैसियस एमिशन नहीं है, गैसीय उत्सर्जन नहीं है, पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा है। नाभिकीय ऊर्जा को एक बार स्थापित करने में लागत तो आती है, लेकिन संचालन में बाद में उतनी लागत नहीं आती है। तो पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा, लंबे समय तक उपयोग में आने वाली ऊर्जा, एक वैकल्पिक स्रोत भी, ऐसे बहुत सारे गुण जानते हैं नाभिकीय ऊर्जा में है। तो ये हमारे, यद्यपि इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं कि कई बार रेडिएशन हो जाता है, कई बार न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाता है, नाभिकीय दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उन सबको भी आप लिख देंगे, बता देंगे। अर्थात देखिए, क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाता है कि बहुत कोई चुनौती होती है। अगर आपको बेसिक समझ है तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए, ये 67th बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि क्वेश्चन देखने से ही आप समझ पाते हैं कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आते हैं और समझ विकसित होने पे सब किए जा सकते हैं। अब देखिए, लिखा है टेक्नोलॉजी बीइंग मोर ऑफ ए कर्स देन ए ब्लेसिंग। टेक्नोलॉजी वरदान से ज्यादा अभिशाप है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन कंटेस्ट टू
द इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। चूंकि आप जानते हैं टेक्नोलॉजी से हमने बहुत ज्यादा क्षमता प्राप्त कर ली है, मशीनों का बहुत विकास कर लिया है, लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण ही इतना प्रदूषण हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जैसी गंभीर समस्या आ चुकी है। प्रकृति का भी हम ज्यादा शोषण कर रहे हैं, संसाधनों का ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सवाल पूछा गया है, तो टेक्नोलॉजी के पक्ष के बजाय विपक्ष वाली चीजों को फोकस करना है और पक्ष में भी कुछ बातें करते हुए अंततः जानते इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, बशर्ते जब इसको पूरा पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, ये प्रश्न का एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूं, ताकि आपको बताया जा सके कि अगर सही से आपकी समझ विकसित करवा दी जाएगी, सही से आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ लेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकियों में कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिहार इज ए फ्लड प्रोन स्टेट, हाउ कैन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प टू कंट्रोल फ्लड एंड मैनेज दिस काइंड ऑफ डिजास्टर, गिव योर एक्सप्लेनेशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। बिहार में बाढ़ की समस्या के समाधान में और उस संबंध में टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीक क्या कर सकती है? बहुत कुछ कर सकती है। उपग्रह जानते हैं, फ्लड एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। कहां भारत में जो बाढ़ आती है तो उसके मूल कारणों को उपग्रहों के माध्यम से पहचाना जा सकता है, मैपिंग की जा सकती है, रिमोट सेंसिंग की जा सकती है, ड्रोन के माध्यम से कौन सा बांध जानते हैं लीक हो रहा है, टूट रहा है, तटबंध टूट रहा है, सब निगरानी की जा सकती है, पहले से उसको रोका जा सकता है। या बाढ़ आ गई तो उसके बाद कितने लोग प्रभावित हुए हैं, वास्तव में कितना नुकसान हुआ है, क्या प्रयास करना, सब किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी से जानते हैं फूड प्रोसेसिंग करके लंबे समय तक टिकने वाले फूड बनाए जा सकते हैं, जहां बाढ़ 2-2, 3-3 महीने तक प्रभावित करती है, लोगों को हेल्प किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप ऐसे क्वेश्चन को लिख देंगे। लेकिन ये तभी लिख पाएंगे जब टेक्नोलॉजी की आपकी समझ होगी। अगर नहीं समझ होगी तो आप जानते हैं ऐसे प्रश्न आपको डराने लगेंगे। बहुत सारे लोग प्रश्न देख करके डर जाते, और प्रश्न देख करके जानते डरना नहीं है, प्रश्न देख करके डरना नहीं है, बल्कि अब देखिए जैसे ये प्रश्न है, अब देखिए ये प्रश्न है, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्थ ऑफ एनी नेशन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू फूड एंड डाइटिक सिक्योरिटी। इंडिया हैज मेड एप्रिसिएबल अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस etc. In view of these above perspective, discuss the role of technology in agriculture। कितना आसान सवाल है ये, इतना ज्यादा लिखने से घबराया नहीं जाता। बहुत लोग क्वेश्चन को बड़ा देख के घबरा जाते, सोचते बाप रे बाप क्या क्वेश्चन पूछा। कुछ नहीं पूछा, खाली ये कह रहा है कि भारत खाद्य उत्पादन में, कृषि उत्पादन में, बागवानी उत्पादन में आगे बढ़ चुका है। देखिए सब लिखा है, बागवानी उत्पादन में इन व्यू ऑफ एबव पर्सपेक्टिव, इन सबको देखते हुए रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ बिहार, बिहार में तकनीकी के विकास से क्या किया जा सकता बताइए। तो देखिए जो भी टेक्नोलॉजी से कृषि में बदलाव हुआ उससे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा तो लाभान्वित नहीं हुआ। कृषि क्रांति हुई, हरित क्रांति से कौन लाभान्वित हुआ ज्यादा? पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तरी राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ। या श्वेत क्रांति हुई, पशुओं की उन्नत नस्लें, सब गुजरात लाभ उठा ले गया, सब वहां पे बड़े बड़े। तो कुल मिलाजुला करके बाकी राज्यों की तुलना में बिहार को उतना लाभ नहीं हुआ है। तो ऐसे में कैसे बिहार में कृषि का विकास किया जा सकता है? तो कृषि के विकास में बहुत सारा काम टेक्नोलॉजी से हो सकता है, चाहे फसलों का विकास हो, अलग अलग फसलों का हो, हार्टिकल्चर है, बागवानी है, बागवानी में कितना बड़ा काम बिहार में हो रहा है। बहुत सारे फलों को उगाया जा रहा है, बहुत सारी सब्जियों को उगाया जा रहा है। आगे अगर फोकस किया जाए तो महाक्रांति लाया जा सकता है। दूध उत्पादन में भी बिहार में बड़ी क्रांति लाया जा सकता है। फिशिंग में, मछलियों के उत्पादन में बड़ा बदलाव, पोल्ट्री प्रोडक्ट में
कुक्कुट पालन में बड़ा जानते बदलाव लाया जा सकता है। ऐसे अनेक कृषि के साधन हैं, कृषि के उपाय हैं, उनमें टेक्नोलॉजी का रोल है और उसको आपको लिख देना है, अर्थात ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अर्थात ईमानदारी से देखा जाए, मैं तो देखिए अभी सारे क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन पूछा गया था 67th बीपीएससी में सेकंड पेपर में, 4 में से 2 करना था आपको। 68 बीपीएससी में टोटल जानते हैं, टोटल जो है 5 क्वेश्चन तो पूछा गया था छोटा छोटा, 7 चौक 28, 4 7 नंबर के और 1 8 नंबर के, 28 और 8 36, और दूसरा 2 क्वेश्चन पूछा गया था 36 नंबर, जिसमें से 1 करना था। मतलब देखा जाए तो 5 और 2 7 क्वेश्चन पूछा गया था, और इस 5 में से 5 वाला पहले तो करना ही था और दूसरे में से 1, मतलब 6 क्वेश्चन करना था। और अगर आपको मैं ईमानदारी से बताऊं, ये 6 के 6 क्वेश्चन खाली 3 से 4 दिन की क्लास ले ली जाए तो आप सारा क्वेश्चन कर ले जाएंगे, बशर्ते आपके सोच और समझ को पहले विकसित किया जाए। पहले साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर पॉलिसी क्या रही है, कैसे भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी के विकास के लिए काम किया है, फिर कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, उसका डेवलपमेंट क्या है, रिसेंट में क्या काम है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के विकास के लिए कैसे भाभा जी से लेकर के अभी तक काम हुआ, अनिल काकोडकर तक, उसको समझें, उसके डेवलपमेंट को जाने। इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के विकास में, रोबोटिक्स के विकास में, नैनो टेक्नोलॉजी के विकास में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास में, मशीन लर्निंग के विकास में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के विकास में, यह तमाम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसके विकास में, ये सारी चीजों को जब आप बहुत कायदे से समझेंगे तो विज्ञान और तकनीकी के क्वेश्चन को आसानी से कर सकेंगे। आज के इस सेशन के माध्यम से मैं सिर्फ यह बताना चाह रहा था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अगर आपने ठीक से पढ़ा, जिस तरीके की जरूरत है, तो यकीन मानिए आप सारे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। मुझे याद आता है कि बहुत सारे लोग जो बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, उनको लगता है कि मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है। ये एक भ्रम है। किसी भी स्टूडेंट को साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं आता, मैक्सिमम साइंस आता है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो कभी पढ़ाया ही नहीं जाता। कभी 6वीं में पढ़ा, 7वीं में पढ़ा, 8वीं में पढ़ा, 9वीं में पढ़ा, 10वीं में पढ़ा, कभी नहीं। और बीटेक एमटेक करते हुए भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाया जाता है, इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है। मेरे पास एक स्टूडेंट, बहुत पहले की बात है, आए आईआईटी पवई के थे। उन्होंने कहा सर मुझे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने की जरूरत है नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा मैं तो बीटेक हूं आईआईटी पवई से। हमने कहा क्या बात करते हैं, क्या आप ही बीटेक है, हम नहीं है क्या? आपको कितना आता होगा ये मुझे पता है, बीटेक में क्या करवाया जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा पार्ट है जो किसी भी स्टूडेंट को नहीं आता। खासकर सिविल सर्विसेज के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग तरीके का ओरिएंटेशन रखता है। अरे बहुत होगा आपको साइंस आता होगा, बहुत होगा आपको टेक्नोलॉजी आता होगा, आपको संवैधानिक जरूरतों के अनुसार, सामाजिक न्याय की जरूरतों के अनुसार, संसाधनों के समतामूलक वितरण के अनुसार, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, राजनीतिक विकास के लिए, पर्यावरणीय संरक्षण के लिए जो समझ होनी चाहिए विज्ञान और तकनीकी की, वैसी समझ आपने विकसित नहीं किया होगा और करवाया भी नहीं जाता कहीं। इसलिए इसकी तैयारी करना होगा, इसके लिए नोट्स बनाना होगा। और अगर आप इसके लिए बेहतर प्रयास करेंगे तभी इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों पर आप न केवल अपनी पकड़ बना पाएंगे बल्कि एग्जाम की जरूरत के अनुसार अपने आप को तैयार कर पाएंगे। खैर शुरू में उनको अजीब लगी मेरी बात, लेकिन 2-3 दिन की क्लास जब किया तो उन्होंने आके कहा सर मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता ही क्या था। हमने कहा यही अनुभव अब आपको सही दिशा में ले जा सकता है। कई बार भ्रम भी होता कि अरे मुझे जैसे जो हिस्ट्री पढ़ा उसको लगता है अरे मुझे तो हिस्ट्री आती, तो क्वेश्चन करके देख लीजिए यूपीएससी का हिस्ट्री आती है, समझ में आ जाएगा कि जो हिस्ट्री आती है उससे एक भी सवाल नहीं आएगा, उससे एक भी सवाल नहीं होगा। अरे सिविल सर्विसेज के अनुसार जो हिस्ट्री का ओरिएंटेशन है, क्वेश्चन पूछने का ढंग है, उसके अनुसार अपने नोट्स को तैयार करिए, अपनी समझ को विकसित करिए। इसीलिए मैं बराबर कहता हूं आपकी पहचान आपके ज्ञान से नहीं होगी,
आपकी सफलता से होगी। और सफलता तब मिलेगी जब एग्जाम की जरूरत के अनुसार आपका ज्ञान होगा। बहुत सारे पहलवान तो हैं, बड़ी क्षमता है, लेकिन ओलंपिक में उनको एक भी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ओलंपिक के मानक के अनुसार उनकी तैयारी नहीं है, ओलंपिक के स्टैंडर्ड के अनुसार उन्होंने अपने आप का विकास नहीं किया है। ऐसे में जरूरत आन पड़ी है, आप भी अपने नजरिए को बदलिए। अब बीपीएससी को लेकर के परंपरागत नजरिया मत रहने दीजिए, और यूपीएससी के लेवल पे जो चीजें हैं उन सबको समझने का प्रयास करिए। कहा जाता है कोयल अपनी कूक से, पेड़ अपने फल से, खेत अपने उपज से, और मनुष्य अपने कर्म और सफलता से महान होता है। आप भी अपनी सफलता को तय करके ही समाज में अपनी स्वीकार्यता और अपना सम्मान बढ़ा पाएंगे, और स्वयं को भी अच्छा महसूस कर पाएंगे आने वाले समय में। लेकिन इसके लिए जब सही प्रयास करेंगे, तब जब बीपीएससी में होने वाले बदलाव के अनुसार अपने आप को ढालेंगे, तब बीपीएससी के मानक के अनुसार अपने आप को तैयार कर पाएंगे तब। और अब जैसी जरूरतें हैं 70th बीपीएससी में, जो कुछ होने वाला है, जब उसके लिए अपनी तैयारी पहले से ही जानते सुनिश्चित कर पाएंगे। किसी भी एग्जाम में सफल वही विद्यार्थी होता है जो पहले से तैयार होता है। जो पहले से तैयार नहीं होता वो एग्जाम में सिर्फ भीड़ बढ़ाता है। एक लोग मेरे पास अभी 1 साल पहले ही जानते हैं आए, और सिर्फ बातचीत करने आए थे, सलाह लेने आए थे, और किसी परिचित के थे। उन्होंने कहा सर जो है ये यूपीएससी में 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, तो इतना टफ कंपटीशन है, मैं कैसे मानूं कि मैं पास हो जाऊंगा, कैसे। हमने कहा भाई 12 लाख लोग फॉर्म भरते, कितना एग्जाम देते हैं? उन्होंने कहा 6-7 लाख तो देते हैं। डाटा तो उनके पास था, 6-7 लाख लोग हमने कहा एग्जाम देते हैं। हमने कहा इसमें पीटी कितने पास होते हैं? तो उन्होंने कहा सर ये 12-13 हजार लोग पीटी पास होते हैं, तो ये तो परसेंटेज बहुत कम है। हमने कहा किस चीज का परसेंटेज बहुत कम है? कह रहे सिलेक्शन का। मैंने कहा इसमें से जो आप देख रहे हैं ना ये भीड़, और ये जो फॉर्म भरने वाली भीड़ जो आधा हो गई, ये सब फर्जी लोग हैं, खाली फॉर्म भर देते हैं ताकि लोगों से बताया जा सके मैंने भी आईएएस का फॉर्म भरा था। और बाद में जो 6-7 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं ये भी फर्जी है। उन्होंने कहा फर्जी? मैंने कहा ये कंप्लीट फर्जी है। इसमें से मात्र 20 से 25 हजार वास्तव में तैयारी करते हैं, 20 से 25 हजार, और आधे तो सेलेक्ट हो गए। तो कम कहां हुए सेलेक्ट? आधे सेलेक्ट हो गए। वास्तविक स्टूडेंट 20 से 25 हजार ही देश में है, बाकी तो फॉर्म भर के कहते हैं मेरा कभी यूपीएससी नहीं होगा, और मुखर्जी नगर में तैयारी करते रहते, कहते मैं स्टेट में एसडीएम बनूंगा। अरे जब आपकी सोच ही नहीं उस तरीके की है, जब आप महसूस ही नहीं कर रहे हैं अपने को, अंदर से ही आत्मविश्वास नहीं है, तो आप कैसे? तो हमने कहा कि इसमें तो बहुत कम फाइट है, यूपीएससी में बहुत कम फाइट है, बशर्ते फाइट करने वाले विद्यार्थियों की योग्यता अर्जित करिए। इसीलिए आने वाले समय में 70th बीपीएससी में फाइट बहुत कम है, जान लीजिएगा, क्योंकि जो यूपीएससी जैसा लेवल होने वाला है वो बहुत सारे विद्यार्थियों का वो लेवल है ही नहीं। मतलब आने वाले समय में बीपीएससी पास होना बेहद आसान है। आप कहेंगे ये उल्टी बात आप बोल रहे हैं, एकदम सीधी बोल रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल तैयारी करते थे, वनडे की तैयारी करते थे, एसएससी की तैयारी करते थे, रेलवे की तैयारी करते थे, जो थोड़ा वनडे भी, थोड़ा बीपीएससी भी, थोड़ा इधर भी, थोड़ा उधर भी, हर चीज जो मुट्ठी में लेना चाहते थे, उनके लिए बीपीएससी खत्म हो चुका। अब उन्हीं के लिए बीपीएससी है जो यूपीएससी के लेवल पर अपने आप को सक्षम बना रहे हैं, उसके अनुसार अपने आप को ढाल रहे हैं, अपने आप को विकसित कर रहे हैं। और ऐसे बिरले लोग होंगे, ईमानदारी से मैं बोलूं, ऐसे 10,000 भी संख्या नहीं होगी। मतलब 10,000 लोग भी बिहार में योग्य नहीं मिलेंगे 70th बीपीएससी में। 10,000 थोड़ा ज्यादा लिख दिया, 10,000 लोग भी जानते योग्य नहीं होंगे, क्योंकि समाज में इतने लोग ही सचेत होते हैं, और उसी में से सिलेक्शन हो जाएगा 7,000 8,000। मान लीजिए, माना जा रहा 70th बीपीएससी के लिए 1300 सीट आ सकती है, मतलब 1000 से ज्यादा आ सकती है, और 1000 से ज्यादा आएगी सीट। और मान लेते हैं कि 11 गुना 12 गुना, आजकल तो जानते हैं बीपीएससी में रिजल्ट 11 गुना आने लगा, तो कम से कम 11,000 तो सिलेक्ट होंगे, और 13 गुना आएगा तो 13,000 तो सिलेक्ट होंगे, 15 गुना आएगा तो 15 गुना। अब तो मांग हो रही है कि भाई 13 गुना तो कम से कम निकालिए। 67 बीपीएससी में 13 गुना रिजल्ट निकाला था आपने,
तो मान लेते हैं कि 11 गुना भी निकाले तो 11,000, तो जितना लोग योग्य है उससे ज्यादा लोगों का रिजल्ट निकलेगा। इसलिए आप अपनी तैयारी को उस दिशा में करें। और ये हम लोगों ने जो बैच शुरू किया है, ऐसा जरूरी नहीं कि इस बैच से जुड़े, लेकिन फिर भी अगर वास्तव में आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा आग्रह रहेगा, जो स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं इस बैच से जुड़ जाएं। ये हमारा एक मॉडल बैच है और ये इसका नेतृत्व मैं कर रहा हूं, और जब मैं कर रहा हूं तो आप जान लीजिए कोई साधारण तरीके से इसमें जानते पढ़ाई नहीं होगी। अच्छा, इसका बहुत 50% से ज्यादा पार्ट मैं अकेले ले भी रहा हूं। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन है, ज्योग्राफी का पोर्शन है, और फर्स्ट पेपर में जानते आईआर का मतलब नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर, 3 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर का। सेकंड पेपर में जानते हैं इकोनॉमी और ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 2 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन दूसरे पेपर से, पहले पेपर से 3, 8 क्वेश्चन ये हो गया। इसके अलावा कुछ जानते हैं टॉपिक मैं लूंगा कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का भी, ताकि उस लेवल पर जानते आपको विकसित किया जा सके। और इसके अलावा एसए में 80% से अधिक पार्ट हम लोग लेंगे। यद्यपि ये बैच जीएस फाउंडेशन का है और इसके लिए जो हम लोगों की अभी फीस है, शुरुआती फीस जानते हैं वो मात्र 30,000 रुपए फीस रखी गई थी। आप कहेंगे मात्र, ये तो ज्यादा है। ज्यादा बिल्कुल नहीं कह सकते इस फीस को, क्योंकि पीटी के लिए कम से कम 6-7 हजार फीस होती ही ऑनलाइन, और मेंस के लिए जानते 12-13 हजार अगर आपको क्वालिटी डिलीवरी करना है, और वो भी हम लोग मुखर्जी नगर दिल्ली से जहां से पढ़ा रहे हैं, और इसमें योग्य टीचरों की जानते टीम है। अभी शुरुआत में विद्यार्थियों के लिए 20,000 फीस रखी गई। अब 20,000 में आप सोचिए, इसी में पीटी भी है, जीएस का, इसी में मेंस भी है, तो इसको आप ज्यादा फीस नहीं कह सकते। और ये पटना के स्तर पे पढ़ाई नहीं यहां पे होगी, यहां मुखर्जी नगर के लेवल पे जो यूपीएससी की जरूरत जिन शिक्षकों ने समझा है उनके नेतृत्व में है, हमारे नेतृत्व में है, और इसमें पीटी और मेंस का कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो इस नाते ये हम सभी लोगों के लिए जानते बेहतरीन बैच है। अगर आप इस बैच के बारे में आप देखिए तो इसमें लाइव क्लासेज है, लगभग 800 घंटे से ज्यादा का, 800 घंटे से ज्यादा का लाइव क्लासेज है इसमें। और मौलिक समझ के अनुसार, अर्थात हर क्लास में बेसिक्स, ऐसा नहीं कि पढ़ाना शुरू कर दिया किसी भी लेवल, पहले बेसिक को समझाया जाएगा, कंसेप्ट को समझाया जाएगा, तब एप्लीकेशन पर चर्चा होगी, और तब इंटरलिंक करने की कैपेसिटी, अर्थात जितनी नीड है वो सारी जरूरत इस बैच के माध्यम से हो जाएगी। इसमें समय समय पर टेस्ट भी होगा, और बीच में हम लोग इंटरेक्शन, सीधे आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, फोन के माध्यम से भी, और इसके अलावा हम लोग कुछ मीटिंग भी, जूम मीटिंग वगैरह भी करेंगे, और साथ में आंसर राइटिंग की कला को भी जानते हैं इसी के अंदर विकसित करेंगे। हमारी टीम भी उस पर काम करेगी। तो इसलिए जो विद्यार्थी अभी इस बैच से नहीं जुड़ पाए हैं, इसका नाम ही रखा गया है सफल बैच, वो इस सफल बैच से जुड़ जाएं और अपनी सफलता के लिए एक बेहतरीन निर्णय ले लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।